हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम किन किन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जनरली जब हम किन्हीं दो कंपोनेंट को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हमने लिया शुगर और वाटर का मिक्सचर और एक लिया हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर। है तो दोनों मिक्सचर, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या? एक तो हमने लिया था शुगर एंड वाटर मिक्सचर और दूसरा लिया हमने सैंड एंड वाटर मिक्सचर। है तो दोनों मिक्सचर, बट दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जब शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, तो उस समय जो इस मिक्सचर के कंपोनेंट की कंपोजिशन है पूरे सैंपल में एक जैसी मिलेगी। यानी पूरे के पूरे उस घोल के अंदर आपको जो सोल्यूट यानी शुगर की रेशो है वो एक जैसे मिलेगी। सच सॉल्यूशंस, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स। उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमो मीन्स सेम, यानी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन पूरे सैंपल में एक जैसी है। दूसरे हैं सैंड एंड वाटर। यदि हम उसके मिक्सचर को ध्यान से देखें तो जो सैंड की कंपोजिशन है वो बॉटम पे बहुत ज्यादा होगी और सरफेस पे सैंड बहुत कम होगा। यानी ऐसे जो मिक्सचर हैं वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हुए और दूसरे हुए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ सॉल्यूशंस। इनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। सो सॉल्यूशन फिर क्या हुआ, डिफाइन कैसे करें? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more component whose composition can be varied within a certain limit। यानी इनकी जो कंपोजिशन है शुगर और वाटर की वो एक लिमिट तक आप चेंज कर सकते हैं। मतलब जब तक शुगर पानी में घुलता जा रहा है तब तक तो वो सॉल्यूशन रहेगा, वो लिमिट है उसकी। और जैसे ही शुगर पानी में घुलना बंद हो जाएगा तो वो उसकी लिमिट एक्सटेंड हो जाती है। उसके बाद फिर हम उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन में जनरली दो फेज होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट जनरली हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जिसको घोलते हैं। जिसको घोलते हैं मींस जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे शुगर और वाटर का है, यदि आपने शुगर बहुत कम लिया है, सपोज 100 ml वाटर है, 10 ग्राम शुगर है, तो जो शुगर है 10 ग्राम वो आपकी सोल्यूट होगी और जो वाटर 100 ml आपने लिए है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। यानी द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। अब इन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है कि कोई सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। हम जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे यहां पर वो हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। बाई मीन्स टू, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें केवल दो फेज होते हैं।
एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। वैसे तो टर्नरी सॉल्यूशन भी होते हैं, टेट्रानरी सॉल्यूशंस भी होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशंस में 2 सोल्यूट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट इज द मास परसेंट, सेकेंड इज स्ट्रेंथ, थर्ड इज मोलैरिटी, देन मोलैलिटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड पीपीएम। इतने डिफरेंट अलग अलग तरीकों से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन्हीं को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे कि मास परसेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है और सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा पहला तरीका है वो है मास परसेंट या वेट परसेंट। मास परसेंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम यदि आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें कितना अमाउंट सोल्यूट का इन ग्राम्स प्रेजेंट है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मास परसेंट हमें देता है। दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी यहां इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहां पर जो सॉल्यूशन है वो हमने 1 लीटर लिया है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का ग्राम्स में प्रेजेंट है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी मैथमेटिकली दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, सोल्यूट इन ग्राम्स divided by the volume of solution in liter। in liter स्ट्रेंथ को हमेशा हम ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राम पर लीटर। तीसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी फिर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है। अब यहां अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं है, यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट है। सो मैथमेटिकली दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट
यदि हमें नहीं दिए हुए हो और हमें मास ऑफ द सोल्यूट पता हो, देन अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, पिछले टॉपिक में हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमें क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट देगा। लेकिन यदि हमें वॉल्यूम ml में दिया हुआ हो यानी मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, उसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो ml में दिया हुआ वॉल्यूम हमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम इसको अब सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या इन सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m, इसको स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या हम इसको डिसॉल्व्ड भी लिख सकते हैं, डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी हमने जो सॉल्वेंट लेना है वो 1000 ग्राम लेना है, उसमें कितने मोल्स सोल्यूट के हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो उसकी मोलैलिटी होती है। यानी जो मोलैलिटी है दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। 1000 ग्राम को हम पर किलो ऑफ द सॉल्वेंट भी कह सकते हैं क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। और जब इसको हम सॉल्व करें, यदि हमें मास ऑफ द सोल्यूट पता हो, देन हाउ कैन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। और यदि हमें जो वेट है सॉल्वेंट का वो ग्राम्स में दिया हुआ हो तो उसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट, weight of the solvent in grams divided by 1000। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ये फॉर्मूला यूज होगा टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरीके से यहां एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहां एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां फॉर्मूले में हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं ml में, और मोलैलिटी में वेट ऑफ द सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होती है।
मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं इनको हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब एक नई टर्म और हमारे पास आ गई, दैट इज इक्विवेलेंट मास क्या होता है फिर। एक्चुअल में इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड is equal to the molecular mass divided by basicity। अब एक नई टर्म और आ गई बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H ions इन द एसिड। एसिड में कितने H ion डिस्प्लेसेबल है? जैसे HCl है, HCl में 1 H ion डिस्प्लेसेबल है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H ion डिस्प्लेसेबल है, फॉस्फोरिक एसिड में 3 H ion डिस्प्लेसेबल है। तो ये होगी उस एसिड की बेसिसिटी। यानी यदि हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। हम क्या करेंगे, यहां पर इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से यदि हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं ऑफ एन अ बेस, तब ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी फिर क्या हुआ, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH ions। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 1 डिस्प्लेसेबल OH ion है जो डिस्प्लेस हो सकता है। यानी जो एसिडिटी होगी इस बेस की वो क्या होगी, 1 होगी। सपोज मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं, कितनी होगी, 2 होगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की 3 होगी एसिडिटी। तो इस तरीके से हम उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास कोई सॉल्ट है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन सॉल्ट, सपोज सोडियम क्लोराइड है, उसमें ना तो कोई H आयन है ना OH आयन है, उस केस में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन। जो कैटायन की पॉजिटिव वैलेंसी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, उस केस में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि कोई आयन है, सिंपल एक आयन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन, सपोज पॉलीएटॉमिक आयन है, उस केस में हम क्या करेंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय चार्ज हम कर देंगे। तो इन तरीकों से हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमें इक्विवेलेंट मास पता चल जाता है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। उस तरीके से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, तो फिर पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को किसके इक्वल रखा हमने, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
इक्वलेंट मास ऑफ सोल्यूट into 1000 divided by volume of solution in ml और in centimeter cube। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द नॉर्मेलिटी। एक्चुअल में टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो वॉल्यूम पर होता है, वेट पर नहीं होता है। अब क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन्वॉल्व है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी। सेम इज द केस विद द मोलैरिटी। बट मोलैलिटी के केस में मोलैलिटी हमने लिखा था वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 by weight of solvent in grams। यानी यहां पर वेट इन्वॉल्व है और वेट पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज व्हाई मोलैलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये थी एक और कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सपोज हम सोल्यूट हम ये कंपोनेंट ले रहे हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यदि हमें वेट ऑफ द सोल्यूट पता हो और उसका मॉलिक्यूलर मास पता हो, देन we can easily calculate the number of moles of the solute। तब ये हो जाएगा weight of the solute by molecular mass of the solute divided by weight of the solute divided by molecular mass of the solute, weight of the solvent divided by molecular mass of the solvent। जो मोल फ्रैक्शन का जो सम है दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसलिए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट देगा। इसी तरीके से मास फ्रैक्शन होता है। मास फ्रैक्शन को भी हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू the weight of the one component divided by the total weight of the solution। यहां पर भी जो सम होता है mass fractions of the two component, that is also always equal to 1। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है ppm। ppm means parts per million parts। पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स क्या होता है, इट इज द मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी यदि 1 मिलियन पार्ट्स सॉल्यूशन का मास हो तो उसमें सॉल्यूट कितना होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं ppm ऑफ a, यानी जो कंपोनेंट है वो सपोज हमने a लिया है। सो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट a डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन, यानी 10⁻⁶। एक्चुअल में ppm यूज किया जाता है जहां पर बहुत डाइल्यूट कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की। जैसे कोई
पॉइजनस गैस एटमॉस्फेयर में है उसकी कंसंट्रेशन हमने चेक करनी है, तो उसको हम ppm में चेक करते हैं। इसी तरह से कुछ और जो टर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, सपोज एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी m1 है और उसका वॉल्यूम है v1, यदि हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं अप टू v2, यदि हम उस सॉल्यूशन को अप टू v2 ml डाइल्यूट करते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो मोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। लेट द मोलैरिटी चेंजेस टू m2, बट क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, दैट इज व्हाई m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मेलिटी की टर्म में ये इक्वेशन हो जाती है n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हम फर्दर न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। कई बार मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन को भी हमें चेंज करना होता है, तो उसका रिलेशन क्या होता है फिर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं फर्दर न्यूमेरिकल्स में। तो बच्चों ये थी बेसिक टर्म्स जो हम लोग यूज करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में। इन टर्म्स को अच्छे से आज आप लोग तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।